बीजेपी दावा कर रही है लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हमारी हैं। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अध्ययन कर रही है बीजेपी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मत प्रतिशत कम होता है तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। अब हमारे मजबूत होने से किसको खतरा हो रहा है, ये तो वो लोग जानते। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरा नजर आ रहा है आपको? मत पेटियां सुरक्षित रहे, ईवीएम मशीन सुरक्षित रहे, इसका पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। कुछ विकास का कार्य हुए हैं, जो काम हो रहे थे वो काम भी रोक दिए गए। अब बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती आई है हमेशा से, किसी तथ्यों पे आधारित बात नहीं करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का जाना माना चेहरा रफीक खान, जिन्होंने आदर्श नगर विधानसभा सीट पर 2 बार जीत का परचम लहराया है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम्स टुडे पर। सर मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी दावा कर रही है लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हमारी हैं और अब की बार 400 पार, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आपको बधाई आपका नया न्यूज़ चैनल शुरू करने के लिए। दावे तो मोदी जी बहुत कर रहे थे, लेकिन दावे अब छोड़ दिए उन्होंने। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अध्ययन कर रही है बीजेपी। ऐसा क्या है इस मैनिफेस्टो में, क्या खास बात है जो पहले 2 चरण में उनको मात शिकस्त नजर आती है। 2 चरण तक कोई कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात नहीं हुई, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप भी नहीं हुए। और मोदी जी ने खूब कोशिश करी, खूब सभाएं करी, बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से प्रचार किया, हमने भी किया। हमने अपनी पार्टी के आधार पे, हमने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पे हमने चुनाव कॉन्टेस्ट किया। और जब ये लगा सबको, पूरी दुनिया को, कि कांग्रेस पार्टी वापस से रिवाइव हो रही है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, तो सबके मन में एक घबराहट हुई कि इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे कॉन्टेस्ट किया जाए। तो मुद्दों से राजनीति हट गई और राजनीति आ गई कुछ बिंदुओं पे। और सबसे बड़ी बात उसमें हमारे लिए तो मैं कह सकता हूं कि खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चिंता हो गई कि ऐसा मैनिफेस्टो में क्या है। और मैं समझता हूं कि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो में आम आदमी की आवाज़ है, 5 न्याय की बातें हैं। न्याय की बात कर रहे हैं हम SC ST के लिए, न्याय की बात कर रहे हैं हम देश में गरीब तबके के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए। इस बात की घबराहट हुई और पुराने कांग्रेस के लीडर्स के स्टेटमेंट लेना, उनको टिंटिंग करना उसके अंदर और फिर उसके बारे में बातें करनी। अभी मैंने एक डिबेट में मैं गया था, तो उस डिबेट से जस्ट पहले उसी न्यूज़ चैनल ने मोदी जी का इंटरव्यू किया और मोदी जी ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि मीडिया जागा नहीं और मीडिया ने मैनिफेस्टो की स्टडी नहीं करी। तो मीडिया का मैनिफेस्टो तो है नहीं, वो तो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस मीडिया को सभी मैनिफेस्टो पे स्टडी करनी चाहिए। हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और बात भी करी सबसे। बीजेपी को भी चाहिए और मोदी जी को चाहिए खासकर कि वो मैनिफेस्टो के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अपने मैनिफेस्टो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जनता से डायलॉग करे। तो उनको पता लग जाएगा कि उनके मैनिफेस्टो में क्या कमी है और क्या कारण रहे कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो को छोड़ करके कांग्रेस मैनिफेस्टो पे चिंतन मनन की जरूरत पड़ गई। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो नारा था चुनाव से पहले का 400 पार, और सिर्फ मोदी जी का डायलॉग था और मोदी सरकार और मोदी का नारा 400 पार और मोदी मोदी हो रहा था, तो वो शायद बीजेपी के लोगों को भी पसंद नहीं आया। तो लोग घरों से नहीं निकले, कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले, बीजेपी की टेबल कुर्सियां खाली पड़ी रही। और अभी एक एलिगेशन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि बीजेपी पे ये बात आ रही है कि बीजेपी ने जब आपने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें
जो बात आ रही है सामने और जो इलेक्शन कमीशन का जो देर से डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो अभी मैं अखबार पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस, उसमें लिखा हुआ है कि अभी परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज हुई और फिर बाद में सर्टेन परसेंटेज दिखाई जा रही है। पॉलिटिकल पार्टियों के आरोप है, एक आर्टिकल इस तरह का छपा है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के ये आरोप है कि पोलिंग परसेंटेज जब वोटिंग होने के बाद में 2 दिन बाद में क्यों दिखाए जाते हैं या दूसरे दिन क्यों बताए जाते हैं। जब पोलिंग का फिगर आपके पास शाम को आ जाता है, पोलिंग खत्म हो जाती है 6 बजे तक, तो आपको पता होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी पोलिंग हुई है। तो ये एक चिंता का विषय है। मैंने भी अभी एक ऐसी चिट्ठी बनाई है, मैं आज अभी कलेक्टर को और मेरे इलेक्शन ऑफिसर को देने जा रहा हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी चाहिए कितना वोट पड़ा और कितना वोट पोस्टल बैलेट का पड़ा है और कितना उसमें कितना इन्होंने डिक्लेयर किया है, कैसे डिक्लेयर किया है, वो सब बातों की जानकारी आज आम जनता मांग रही है। एक संदेह के दायरे में ये बातें आ रही है, तो हम सब इसका संज्ञान लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना संज्ञान ले और अपना जवाब इस पर ज़रूर दें। सर, अभी आपने जिक्र किया मत प्रतिशत का, पोलिंग का, तो इस बार का जो मत प्रतिशत था वो पिछली बार की कंपैरिजन में कम है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मत प्रतिशत कम होता है तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरा नज़र आ रहा है आपको? देखो, मैं तो किसी का क्रिटिसिज्म करता नहीं। मैं तो ये बात जानता हूँ कि हमने इलेक्शन लड़ा राजस्थान में और हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। अब हमारे मजबूत होने से किसको खतरा हो रहा है ये तो वो लोग जाने। हमने पूरे राजस्थान में बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ा, हमारे प्रत्याशियों ने इलेक्शन लड़ा। और आज आपको जान के ताज्जुब होगा, कल रात को मैं अशोक गहलोत जी के यहाँ था, तो हमारे कुछ जो जिन मेंबर्स ने कॉन्टेस्ट किया है इलेक्शन, जिन प्रत्याशियों ने, वो लोग भी थे। तो वो लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि साहब मत पेटियां सुरक्षित रहे, ईवीएम मशीन सुरक्षित रहे, इसका पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो कॉमरेड है अमरा राम जी, जो सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताया कि वो पोलिंग जहाँ मत पेटियां पड़ी है उसके बाहर ही टेंट लगा के सुरक्षा प्रहरी के रूप में रह रहे हैं। तो जब देश के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी के प्रत्याशी को इस बात की डर हो जाए कि मत पेटियों के साथ कुछ हो सकता है या कुछ खराबी हो सकती है, और वो इलेक्शन की काउंटिंग अभी 1 महीने दूर है, 1 महीने से भी अधिक का समय है, और वो कह रहे हैं कि हम बाहर ही पोलिंग स्टेशन जहाँ काउंटिंग की मशीनें पड़ी हुई है उसके आसपास भी हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाएंगे और एक तरीके से वो जागरूक रहेंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो पाए। तो ऐसा अगर किसी प्रत्याशी के मन में आ जाता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी डेमोक्रेसी पे कुठाराघात है, एक शंका आ जाती है डेमोक्रेसी पे। तो इस पे इलेक्शन कमीशन को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो भी इंतज़ाम कर सकते हैं वो इंतज़ाम ज़रूर करने चाहिए। सर, चूँकि आप 2 बार आदर्श नगर विधानसभा सीट से जीते हैं, तो पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम जो विकास हुआ और अब बीजेपी सरकार है, तो इस समय में आपको क्या अंतर लग रहा है? कुछ विकास का कार्य हुए हैं? 1 रुपए का टेंडर नहीं हुआ, एक चवन्नी का टेंडर नहीं हुआ 5-6 महीने में, बल्कि जो काम हो रहे थे वो काम भी रोक दिए गए। जहाँ काम नहीं रोक पाए, ये काम पहले से चल रहे थे, उनका पेमेंट रोक दिया। तो जब आप किसी काम करने वाले आदमी का पेमेंट रोक दोगे तो वो कैसे काम करेगा? किसी बेड पे बैठे आदमी का ऑक्सीजन रोक दोगे तो कैसे सरवाइव करेगा? तो इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में काम बंद करने की एक सोची समझी साजिश कर डाली। लेकिन जनता जागरूक है और जनता को ये मालूम है कि पहले 5 साल क्या हुआ और अब क्या हो रहा है देश के अंदर। तो जनता ये कह रही है कि हम जागरूक हैं, हम संज्ञान लेंगे, हम कोई गलती नहीं होने देंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जो गलतियां हमसे हो गई, वोट हमने कांग्रेस को नहीं दिया, तो उसकी भूल सुधार का मौका है हमारे पास में। हम लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताएं और अपनी भूल सुधारें।
पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उनका लगातार जारी था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। पर अभी हाल ही में पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें भरतपुर का वीडियो था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र किया था उसमें कि आपके ही क्षेत्र में ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती आई है हमेशा से? बीजेपी की मैं क्या बात करूं, बीजेपी कोई किसी तथ्यों पे आधारित बात नहीं करती है। बीजेपी तो एक एजम्पशन करके और लोगों के बीच में भय और खौफ का माहौल बनाती है। आपने अगर प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा हो और मुख्यमंत्री जी की लैंग्वेज देखी हो और इनके बाकी नेताओं की लैंग्वेज देखी हो, अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ बयान दिया तो इनके बयान हास्यास्पद ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बयानों पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। जब आप चुनाव चल रहे हो पूरे देश के अंदर और मीडिया सुबह से शाम तक मोदी जी को दिखाए तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, ये भी एक इसमें आचार संहिता के दायरे में आता है कि भाई जब आपका इलेक्शन अनाउंस हो गया और कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उस वक्त आप टीवी चैनल पे कैसे आ सकते हो, कैसे सरकारी चैनल पे आप दिख सकते हो और कैसे प्राइवेट चैनल आपको दिखा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंसी तो है इलेक्शन कमीशन की, और उनको संज्ञान ज़रूर लेने चाहिए थे और संज्ञान लेके एक्शन ज़रूर होना चाहिए था कि ऐसे समय में जब इलेक्शन चल रहे हों और सर्टेन जगह पे कोड ऑफ कंडक्ट हो, उस वक्त टीवी पे ये पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी वो जनता को प्रभावित करने वाले चीज़ें टीवी पर नहीं दिखाए जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर हो रहा हो और जनता उससे प्रभावित हो रही हो, मत प्रभावित हो रहा हो। ऐसा काम उस दरमियान नहीं होना चाहिए, प्रलोभन की राजनीति नहीं होनी चाहिए और ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण में इलेक्शन हो और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर लोग चुन करके आए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगा दिया था। पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे वो नहीं आए थे राजस्थान के रण में। वहीं बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या फिर कंगना रनौत हो बॉलीवुड की क्वीन, वो तक यहाँ आई, रैलियाँ की उन्होंने जगह जगह जाकर। पर वहीं पे कांग्रेस पार्टी के जो सोनिया गांधी जी हैं वो नहीं आई यहाँ पर और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो क्या कुछ वजह रही होगी सर? पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूँ, सबसे पहले कि सोनिया गांधी जी यहाँ आई और मैनिफेस्टो जो लागू हुआ, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया वो जयपुर से ही लॉन्च किया, राजस्थान से। एक जगह और पैरेलल लॉन्चिंग थी, लेकिन जो सेकंड लॉन्चिंग थी वो जयपुर के अंदर थी, राजस्थान के अंदर। उसमें सोनिया गांधी जी भी थी, उसमें खड़गे साहब भी थे, उसमें प्रियंका जी भी थी। रैली करने आ रहा हूँ। ये कहना गलत है कि सोनिया गांधी नहीं आई और कांग्रेस से कोई लीडर नहीं आए। राहुल गांधी जी ने रैली करी, प्रियंका जी ने खूब सारी रैली करी और खड़गे साहब ने बहुत सारी रैलियां की। जनसभाएं सर मिसिंग थे, जो चेहरे थे उनमें वो मिसिंग थे। जनसभाओं में खड़गे साहब ने अलवर में अपनी जयपुर के पास में बहुत बड़ी मीटिंग करी, आपको ध्यान होना चाहिए। जबरदस्त भीड़ थी अलवर के अंदर उनकी भीड़ में, उनकी जनसभा में। राहुल जी की जरूर थोड़ी सी मसरूफियत रही। राहुल जी ने 1 या 2 मीटिंग करी राजस्थान में, जैसे शायद एक मीटिंग उन्होंने करौली धौलपुर में की। राहुल जी की मीटिंग इसलिए ज़्यादा राहुल जी मसरूफ रहे कि राहुल गांधी जी की डिमांड ज़्यादा साउथ में थी और पैरेलल इलेक्शन थे। तो वो केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, मैं वहाँ गया था केरल, तो वहाँ भी राहुल गांधी आए हुए थे। तो फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, वायनाड से, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी अनाउंस कर दिया उन्होंने। तो पूरी लीडरशिप मौजूद थी। राहुल गांधी जी भी थे, एक मीटिंग वो भी करके गए। प्रियंका गांधी जी तो बहुत सारी मीटिंग करके गई और खड़गे साहब ने भी
5-7 मीटिंगें करी, एक इधर करी बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में इस तरफ, और हर आदमी ने जिससे जो बन पड़ा वो सब ने किया। फिर यहाँ मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने खूब मीटिंगें करी, और जयपुर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके गए, विद्याधर नगर में आके गए, सचिन पायलट यहाँ जयपुर लोकसभा के बगरू क्षेत्र में आके गए, जो हमारा आदर्श नगर का और बगरू का जॉइंट एरिया था। तो लीडरशिप तो सब आई और सभी जगह घूमे। और क्या होता है जनरली कि जहाँ जहाँ जिस लीडर की डिमांड होती है वो लीडर वहाँ ज़रूर जाता है। और जब आपने लॉन्चिंग ही राजस्थान से कर रहे हो, मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग जयपुर से कर रहे हो, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और सोनिया जी आ रही हैं उसमें, सोनिया जी तो बहुत कम जगह जाती है, सोनिया गांधी खुद आ गई, तो इससे बड़ा मैसेज भी पूरे प्रदेश में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं रहे, हमारे लोग बहुत रहे, लेकिन मोदी जी कुछ ज़्यादा रहे, चिंता राजस्थान की उनको ज़्यादा रही। तो आप शायद वो कंपैरिजन कर रहे हो कि ये तो ये मत पूछो आपके कांग्रेस के स्टार प्रचारक कम रहे, बल्कि ये पूछो कि बीजेपी वालों के इतना ज़्यादा राजस्थान पे ध्यान क्यों था। उनके स्टार प्रचारकों ने राजस्थान में डेरा क्यों जमा लिया, हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी क्यों राजस्थान में आ गए, ये उनसे पूछो। हम तो नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से थे, और जैसे नॉर्मल चुनाव प्रचार में नेता आते हैं वैसे हमारे सारे नेता आए, लेकिन वो एक्सेस में आए। उसका कारण ये है कि उनकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डर और भय का माहौल था। मोदी जी को बुलाओ, इनको बुलाओ, क्योंकि उनको लग रहा था हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उनके अंदर एक चिंता और भय का वातावरण था, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा बुलाए। हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल सा इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे से हम लड़े, पूरा जनता ने हमें साथ दिया। इस इलेक्शन की एक खास बात मान लो आप, बीजेपी डिवाइडेड थी, बीजेपी के नेता बीजेपी के साथ नहीं थे। जयपुर की सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री को समय नहीं था, उप मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करना नहीं चाहती थी, उनको वो उसको अपना कैडर के खिलाफ समझती है, और जो दूसरे एमएलए हैं उनको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। तो ये सारे डिवाइडेड थे बीजेपी के नेता, और हम सब लोग जो कांग्रेस के लीडर थे वो यूनाइटेड थे, और हमने यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन हमने यूनाइटेड होकर हमने नहीं लड़ा, हमारे साथ जनता ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। हम कल मैं बैठा था जब शाम को गहलोत साहब के यहाँ, तो लीडर्स ये बात कर रहे थे कि इस बार हमारा कार्यकर्ता तो लड़ ही रहा था चुनाव, और कार्यकर्ता से ज़्यादा जनता लड़ रही थी। तो जब जनता आपके साथ हो जाए, जनता चुनाव लड़ने लग जाए, तो फिर नेचुरली सामने वाली पार्टी के ऊपर एक उनका चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है, उनकी रैलियाँ ज़्यादा करना स्वाभाविक हो जाता है, उनका जोर ज़्यादा लगाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जनता आपके अपोनेंट के साथ है। जनता हमारे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा, और बहुत जल्दी आपको इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इस बार के जो लोकसभा चुनाव थे वो बेहद ही दिलचस्प है। राजस्थान में तो खास करके जालौर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो बेटे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो मतलब अब तो चुनाव लड़ ही रहे हैं वो। तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब सब लोग कोशिश तो बहुत ही कर रहे हैं कि वो वहाँ से वो जीत जाएँ, सब चीज़ें हो जाएँ, आपको क्या लग रहा है, कितना आपका मन कह रहा है कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे वहाँ से? देखिए, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, और वैभव गहलोत जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं भी गया एक दिन वहाँ, और मैंने भी समय दिया, सांचौर में दिया, भीनमाल में दिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ये जनता जनार्दन है, और जनता जिसको ठान लेती है उसको जिता देती है, जिसको ठान लेती है उसको हरा देती है। पब्लिक जो मैंडेट देती है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राजस्थान में वैभव गहलोत जी नहीं, तमाम लीडर्स बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े, और उसी का नतीजा है कि जो पहले जो लोग बाग और जो एनालिसिस करने वाले हैं, विश्लेषक हैं, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, वो लोग भी इस बात में आ गए कि इस बार 10 सीटों से लेके 15-20 सीटों तक कांग्रेस का गठबंधन जा सकता है, और राजस्थान में उनको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और यही कारण था कि बीजेपी ज़्यादा चिंतित रही और राजस्थान में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया उन्होंने।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रफ़ीक खान, कांग्रेस के जाने माने लीडर, जिन्होंने बताया कि अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जिताएगी कांग्रेस को। कैमरामैन मंथन के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ टाइम्स टुडे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।